तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और मैं कह सकता हूँ कि फाइनली सूफी ट्रैम्प आर हियर बिकॉज शो में लग गए थे, हम सारे व्यस्त हो गए थे और शो इल्यूजन दिल्ली का बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका इतना प्यार मिला। इंडिया टूर जल्दी अनाउंस होने वाला है। सबसे पहले शायद मैं बेंगलोर जाऊंगा 1000 ऑडियंस की कैपेसिटी में, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए नहीं, आप सबका प्यार पाने के लिए। तो एनीवेज आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस बात के लिए होने वाली है कि क्या मैथमेटिक्स सही में रियलिटी को बता सकती है। क्या मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। बिकॉज एक ज़माना था जब हमने एंटी मैटर की बातें जो निकल के आई थी वो सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को समझाने के लिए ही निकल के आया था। दुनिया मानने को तैयार नहीं थी कि एंटी मैटर नाम की चीज़ें हो सकती हैं, एंटी एनर्जी हो सकती है, क्या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। इन सबके बीच में कैसे इक्वेशन फॉर्म हुई, कैसी क्लासिकल मैकेनिक्स को तोड़ते हुए दुनिया ने एक नई शेप दिया, कैसे श्रोडिंगर की इक्वेशन को समझाते समझाते हमने अपनी रियलिटी को समझा लिया, और कैसे तुक्के में एक इंसान जिनका नाम था कार्ल एंडरसन, उन्होंने एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया 1932 में, जब उन्होंने कॉस्मिक रेज के बारे में जानना चाहा और पढ़ा। सब कुछ तुक्के में हो जाता है। देखते हैं क्या होता है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन में। डॉक्टर साहब यार म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन गाइस। बहुत 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 खुशी हो रही है कि वापस बैठ गए। हाँ वही कॉमन बातें करेंगे, वही आप लोगों से फिर से कनेक्ट करेंगे। शोज तो खैर होते ही रहेंगे, यू नो, मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। यस, बैंगलोर हमारा नेक्स्ट टारगेट है, देखते हैं क्या क्या होता है। रिक्वेस्टिंग ऑल बैंगलोर ऑडियंस कि जरूर आइएगा। खैर मूविंग ऑन। हाँ तो यार सुफियान दोस्त, हाँ वेलकम बैक। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ना लाइफ में गिनी चुनी ही कुछ बुक्स पढ़ी। ठीक है। उनमें से एक मैं जब हाई स्कूल में था तो एक ऑथर थे, बड़ा उनका ऐसे हवा मचा हुआ था, उनका नाम था डैन ब्राउन। अच्छा ठीक है, एक मूवी भी आई थी उस समय पे, द डा विंची कोड। ओके यस है ना? यस यस। तो एक्चुअली उस बुक के पहले उन्होंने एक और बुक लिखी थी। मेरा हमेशा से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहा है कि मैं ट्रेंड नहीं पकड़ता यार। हाँ, ट्रेंड ही नहीं उस तो समय। ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको भी ट्रेंड पकड़ना है तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है AI आसान भाषा में, सूफी ट्रैम्प एकेडमी में। तो प्लीज ट्रेंड के साथ अपने आप को बदलिए। देखिए मैं बीच बीच में ऐड घुसा देता हूँ अपनी, ताकि थोड़ा बहुत पैसा आते रहेगा। तो जो ऑडिटोरियम 1000 कैपेसिटी के आते हैं, लॉस उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाए मेरी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। वहाँ पे सारे AI टूल्स जितने भी आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सबको हमने दोनों ने मिलकर AI को आसान भाषा में सिखाया है। मूविंग ऑन। यस तो मैं कभी भी तुम्हारी बात वैसे भी नहीं सुनता और तभी भी नहीं सुनता था। हाँ। ट्रेंड ही नहीं था मैंने कहा यार अगर सब लोग डाविंची कोड पढ़ रहे हैं तो डैन ब्राउन ने और क्या लिखा है। हाँ। उन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था एंजल्स एंड डीमंस, और उस पे पहली बार मैं मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ सन के साथ, जो कि बहुत बड़ी जो एक वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, और साथ ही साथ एंटी मैटर नाम की एक चीज में उन्होंने जिस कदर समझाया था, मैं तभी भी कुछ नहीं समझा था और मैं आज भी कुछ नहीं समझा हूं। तो मैं नहीं चाहता कि हर बार की तरह मैं वीडियो वापस उसी कदर से शुरू करूं कि मैं आपको बताऊं कि यार क्लासिकल मैकेनिक्स आ रही थी, फिर ये हो गया वो हो गया। ये एंटी मैटर का माजरा शुरू कहां से हुआ? लेट्स गो बैक इन टाइम, राइट एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो एंटी मैटर अगेन सब कुछ दुनिया चालू हुई होती है क्लासिकल हिसाब से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक जोन थे, एक बहुत बड़े नाम गुजर चुके थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साबित कर दी, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, जब दुनिया ये समझ गई कि हाँ सही में यूनिवर्स ने एक लिमिटेशन दे रखी है, क्या नाम है, कॉज एंड इफेक्ट की, एक कम्युनिकेशन की लिमिट है हमारे पास स्पीड की, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट, जिस पे लाइट चल रही है बाय डिफॉल्ट। कैजुअलिटी की लिमिट कहते हैं उसे, कॉजेलिटी की लिमिट कहते हैं उसे। तो उसके बाद दुनिया समझ चुकी थी कि हाँ मैक्सिमम चीज स्पीड जो अटेन कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट, और कोई भी चीज जिसके अंदर मास है वो कभी वहां तक पहुंच नहीं सकता। ये एक तथ्य हमारे पास था। साथ ही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, जिसमें तुक्के से श्रोडिंगर्स, जिन्होंने श्रोडिंगर्स कैट का एग्जांपल दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का मजाक उड़ाने के लिए कि यार नील बोर, आपके कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। और आयरनी है कि आज हम उसी चीज से दुनिया को जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की। तो उन्होंने श्रोडिंगर्स ने ये समझ लिया था, क्योंकि देखिए डी ब्रोगली के हिसाब से भी और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गए थे कि मैटर वेव बिहेवियर शो कर रहे थे। तो श्रोडिंगर ने अपनी जब श्रोडिंगर्स इक्वेशन दी थी, जब वेव फंक्शन के बारे में बताया था, तो वेव फंक्शन उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया था कि अगर आप वेव फंक्शन के बारे में जान जाओगे तो आप जान सकते हो कि पार्टिकल आज क्या कर रहा है, कल क्या करेगा और पहले क्या कर रहा था। और उन्होंने खुद श्रोडिंगर्स ने
क्या माना था कि मैटर जो है ना वो टेक्निकली फैला हुआ है, वो एक पिच पॉइंट पे तुम्हें मिलने की बस प्रोबेबिलिटी दे सकता है। यस, यहाँ पे श्रोडिंगर और आइंस्टाइन टेक्निकल टर्म्स में पैरेलल चल रहे थे, अभी भी चल रहे थे। आइंस्टाइन भी मानते थे दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, टेक्निकली हर चीज कॉज एंड इफेक्ट है, दुनिया फ्री विल नहीं होती है। और श्रोडिंगर भी इसी बात पे मानते थे, वो भी दुनिया को ये समझते थे कि हम दुनिया को समझाया जा सकता है, दुनिया को हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास वेरिएबल आ गए। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस करती थी। क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने क्या कहा था कि तुम जान ही नहीं सकते कि पार्टिकल या मैटर कैसे बिहेव कर पा रहा है, तुम एक पॉइंट पे एक वक्त पे मोमेंटम और पोजीशन साथ जान ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इसलिए कि नेचर के पास उस इंफॉर्मेशन नहीं है। श्रोडिंगर उसके खिलाफ थे, मगर उन्होंने एक वेव फंक्शन की चीज दी थी। जब हम वेव फंक्शन को समझते थे, जब उसका फाई जब हम बोलते हैं वेव फंक्शन में जब आता है, तो फाई का स्क्वायर करते हैं जब हम लोग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी समझ में आती है कि पार्टिकल किसी मोमेंट पे कहाँ कहाँ होगा। फाई स्क्वायर हमें वो प्रोबेबिलिटी देता था। यस। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, अभी आपको मैं 2 चीज बताई। श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारे पास, वेव फंक्शन की बातें थी हमारे पास आइंस्टाइन की बातें थी कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। Yes. एक बहुत खूबसूरत वीडियो देखी थी मैंने, क्या नाम है, वेरिटेशियम की देखी थी, हमारे बचपन के सबसे खूबसूरत चैनल। मैं कभी कभी लगता है कि कभी कभी कोई टॉपिक में वेरिटेशियम का सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, इसलिए लीजिए AI आसान भाषा में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Yes. तो एनीवेज, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई थी कि श्रोडिंगर्स ने क्या बताया था। श्रोडिंगर्स दुनिया समझाना चाहता था, तुम वेव फंक्शन समझ जाओ। सभी लोग, मतलब एक न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी, श्रोडिंगर भी। तो श्रोडिंगर भी उसमें एक स्टेप आगे आए थे कि यार देखो वेव फंक्शन समझ जाओ तो तुम दुनिया समझ जाओगे, है कि नहीं। हाँ। तो श्रोडिंगर ऐसे कर रहा था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हमने हर एलिमेंट पे अप्लाई करना चालू किया, जैसे हाइड्रोजन पे अप्लाई किया, हीलियम पे अप्लाई किया, अच्छे से बिहेव कर रहा था, अच्छे से बता रहा था। लेकिन जैसे हमने उसको गोल्ड पे अप्लाई किया, तो गोल्ड पे ऐसा निकल के आया कि गोल्ड का कलर श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से, कलर भी जो होता है एक्साइटेशन के हिसाब से आता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर रहा है, कैसे नहीं जंप कर रहा है, उसकी वजह से हमें दिखती है, कलर दिखता है उसमें। बाय द वे उसके डिटेल में नहीं जाते। तो श्रोडिंगर के हिसाब से गोल्ड का कलर जो है ना वो सिल्वर की तरह दिखना चाहिए था, मतलब श्रोडिंगर के इक्वेशंस के हिसाब से, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से। Okay. लेकिन हमें मिल क्या रहा था, गोल्ड का कलर तो गोल्ड है, दुनिया पागल है सोने के पीछे, और जो हल्का सा पीला और जैसा भी रंग आता है उसका, तो ऐसा क्यों दिख रहा है। फिर हम जब और गहराई में गए तब हमने सोचा कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना, लेड हो गया, मरकरी, मतलब मरकरी नहीं, बेसिकली लेड, जो जितने भी हैवी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना उनके पास न्यूक्लियस जो है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज है ना, वो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो कि क्लाउड में घूम रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक है, जो भी कह लीजिए आप उसको, वो उनको और तेज से दबा देता है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप एक पत्थर लीजिए, उसमें धागा बांधिए और उसको घुमाइए, ठीक है। आप आराम से घुमा रहे हैं, आप फिर अपनी उंगली खड़ी कर लीजिए, जैसे धागा आपके हाथ में लिपटना चालू होता है, आप देखिए पत्थर की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब जाता होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन की अराउंड घूमने की ऑर्बिटल स्पीड कर लीजिए वो बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते हैवी एलिमेंट के अंदर उसके खिंचाव की वजह से इतने करीब आते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कि अबाउट टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं। और श्रोडिंगर्स की बातें क्लासिकल उस पर अप्लाई तो हो रही थी, मतलब कि जब तक तुम्हारी स्पीड रिलेटिविस्टिक नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट को जब तक तुम अप्रोच नहीं कर रहे हो तब तक तो श्रोडिंगर्स इक्वेशन अप्लाई हो पा रही है, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जाके टूट जा रही है। ऑलराइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले 3 बहुत खूबसूरत इंसान आए, आई गेस क्या नाम था उनका नाम था क्लाइन एंड गॉर्डन। हाँ, एक नाम इसमें नहीं आता है, क्लाइन एंड गॉर्डन नाम से जान जाता है ये इक्वेशन, मगर उसमें एक नाम था जिसका नाम था फॉक, आखिर में फॉक ऐसा करके था, तो बेचारे उसके साथ फॉक हो गया। एनीवेज उसका नाम यहाँ पे नहीं है। उन तीनों ने मिलके श्रोडिंगर्स के इक्वेशन में आइंस्टाइन की चीजें अप्लाई करना चालू करी, रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करना शुरू किए। जैसे कि तो मोटा मोटा ये है कि जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन था, हाँ, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में हर जगह फिट बेहतरीन से बेहतर था, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे आके टूट जा रहा था। हाँ, मगर ये रिलेटिविस्टिक स्पीड का कॉन्सेप्ट आ ही क्यों रहा है, मेरे को एक्चुअली ये नहीं समझ कि उन्होंने तो एक इक्वेशन दी थी एग्जैक्टली क्या करने के लिए, जो वेव फंक्शन उन्होंने दिया। वेव फंक्शन, वही वेव फंक्शन क्या है, तुम्हारे पास मैटर को समझने की इक्वेशन है। वेव फंक्शन समझ जाओगे तुम मैटर समझ जाओगे कि ये मतलब मैटर इन द सेंस कि हम बेसिकली क्या करते हैं फिजिक्स में, साइंस में हम क्या करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि पार्टिकल आज कैसे बिहेव कर रहा है, कल कैसे करेगा। जब तक हमारे पास उसका बिहेवियर पता होगा तभी हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आजकल तो बहुत वॉर चल रही है दुनिया में, जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है, किस स्पीड पे कहाँ जाएगी, ये सारी चीजें मान लीजिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, किसी मैटर का, पार्टिकल का इन्फॉर्मेशन का पूरा गुच्छा जो है वो वेव फंक्शन है। ओके। अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ये कहाँ ब्रेक कर रहा है, जैसे ही
स्पीड किसी भी मैटर की, पार्टिकल की, अबाउट टू रीच स्पीड ऑफ लाइट है। आइंस्टाइन की इक्वेशन जो हम बोलते हैं E = mc², वो बहुत इनकम्प्लीट इक्वेशन है, उसके अंदर मोमेंटम कंसीडर नहीं करते, तो वो पूरी इक्वेशन E² = p² c² m² c⁴ है प्लस करके, तो वो आती है। तो बेसिकली अब रिलेटिविस्टिक एनर्जी की इक्वेशन जो है ना, इन तीनों लोगों ने क्या किया, उसके अंदर श्रोडिंगर्स इक्वेशन के अंदर वो भी इंक्लूड किया। क्यों किया? भाई अब एक इक्वेशन तुम्हारे पास है, क्लासिकल वे में लोअर स्पीड पे सब चीज अच्छे से बिहेव कर रही है, लेकिन कहाँ टूट जा रही है? रिलेटिविस्टिक स्पीड पे। अब रिलेटिविटी समझाने के लिए हमारे पास आइंस्टाइन आ चुके थे, उन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी थी सारी, ठीक है, एनर्जी E = mc² दे दिया था कि रेस्ट मास में रेस्ट एनर्जी इतनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, क्लासिकल जो भी सेपरेट चल रही दुनिया, क्लासिकल श्रोडिंगर्स इक्वेशन में रिलेटिविटी डालनी चाहिए क्वांटम फिजिक्स को और एक्सपेंड करने के लिए। यस, जहां पर जाकर जब उन तीनों की इक्वेशन सॉल्व हुई तो दिक्कत ये आने लगी कि अब अगर हम बात करते हैं E² = p² c² + m² c⁴, जब उसको एनर्जी निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आता है। हाँ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल लीजिए E² की वैल्यू 1 है, इसका मतलब E -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। करेक्ट। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। ये तो आइंस्टाइन की जब हम श्रोडिंगर में डाल रहे थे हमें पहले से पता था, लेकिन इन तीनों ने जो इक्वेशन दी थी हमको, जिसके अंदर उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर इन्होंने आइंस्टाइन की चीजें डाली थी, उससे एक और चीज अजीब सी आ गई थी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही थी। किसी श्रोडिंगर्स का जो फाई है, φ² मिलके तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बनती है, पता कर पाते हो तुम कितना, क्या प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के यहाँ एग्जिस्ट करने की। अब वही इक्वेशन जब उन्होंने श्रोडिंगर्स इक्वेशन के अंदर आइंस्टाइन की चीजें डाली, मैं बहुत मोटे टर्म्स में समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आप ये समझिए कि जैसे श्रोडिंगर्स की इक्वेशन के अंदर आइंस्टाइन की इक्वेशन डाली इन तीनों ने, और एक ऐसा फॉर्म दिया, क्लेविन गॉर्डन फॉक करके इक्वेशन जो निकल के आया, उससे ये समझ में आ रहा था कि फाई की वैल्यू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, φ² की वैल्यू, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल के किसी पोजीशन में एग्जिस्टेंस में आने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, जो कि सेंस नहीं बना रही। ओके, तो दो मोटे प्रॉब्लम आ गए थे यहाँ पर, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के आ गए थे और नेगेटिव एनर्जी के आ गए थे। तो अब तक जितना मुझे समझ आया वो ये है कि बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक प्रिंसिपल, श्रोडिंगर ने अपना एक वेव इक्वेशन दिया था। हाँ। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर, मतलब सॉरी, नियर टू लाइट स्पीड पर जाकर कोलैप्स कर रहा है। हाँ। तो क्लाइन और गॉर्डन ने इस पे रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की कोशिश की, क्योंकि यार अगर एक इक्वेशन इतने कम स्पीड पर इतनी बेहतरीन तरह से परफॉर्म कर रही है, तो रिलेटिविटी भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जनरल बना देते हैं इसको। उन्होंने उस इक्वेशन को जनरलाइज करना चाहा, यस, हर चीज में इम्प्लाई कर लेते। और इनफैक्ट मतलब आइंस्टाइन भी वही करना चाह रहे थे जब उन्होंने इनिशियली जब वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर आए थे, बाद में जब जनरल लेकर आए तो उन्होंने काफी सारी चीजें जोड़कर एक जनरलाइज एक प्रिंसिपल देने की कोशिश की थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एनर्जी आप कह रहे हो नेगेटिव हो रही है और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है। सो दिस इज क्रिएटिंग अ होल न्यू इशू कि अभी तक हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन नहीं आ पा रहा है जो कि इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझा पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या था और कैसे निकाला और किसने निकाला? ये सब तो हाउ डिड दे डू इट? एक इंसान गुजरे थे, बहुत खूबसूरत कहानी उनके बारे में। वो डायरेक्ट करके नाम था उनका, पॉल डिरैक करके। वो इतना कम बोलते थे कि उनके ऊपर उनके दोस्तों ने एक इक्वेशन बना दी थी कि अगर कोई इंसान 1 घंटे में 1 शब्द बोलेगा तो वो 1 डिरैक है। मैं लाख डिरैक पे चलता हुआ, गैस लाख 50,000, ठीक है। तो इतना कम बोलते थे और उनका ये मानना था कि जो दुनिया है, जो इक्वेशंस है, वो दिखने में सुंदर होनी चाहिए यार। ओके, जब आप वो उन तीनों क्लाइन, गॉर्डन और फॉक इक्वेशन को देखते हो, दिखने में बहुत भद्दी दिखती है। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, खैर मैं सॉल्व कर सकता हूँ सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ पे मैंने मैथ छोड़ दी थी, हाथ जोड़ लिए थे कि भैया फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर सकता। डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ना जो लोग सोचते हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अलग चीज़ है, बहुत अलग दुनिया है वो। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, प्लस 2 इशू खड़े कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार मैथमेटिक, वो बुरा मान गए थे यार लोगों का कि उनको लगा कि यार इन तीनों ने मिलके श्रोडिंगर्स के अंदर रिलेटिविटी इंक्लूड कर दी है। कहा नहीं ऐसा नहीं है, एक तो वैसे ही कम बोलते हैं 1 घंटे में 1 शब्द मुश्किल से, ऐसा नहीं है, मैं अच्छी इक्वेशन दूंगा। सालों साल लगा दिए, शायद 1928 में जाके उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो पूरी इक्वेशन कैसे सॉल्व की कैसे नहीं की उसकी कहानी अलग है। वेरिटेशन वीडियो में उन्होंने बता रखा है कैसे सॉल्व करी उन्होंने। मोटा वो छोड़िए, बस ये देखिए उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन निकाल के लेके आई जिस चीज़ की खूबसूरती ये थी दिखने में, पहले मतलब
खूबसूरत मतलब जिसको तुम बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सको, वो इक्वेशन खूबसूरत इक्वेशन है मैथमेटिक्स की ना। अब देखिए आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी में 1915 में ये साबित कर दिया था कि रिलेटिविस्टिक स्पीड पे कह लीजिए, दुनिया कह लीजिए, दुनिया में स्पीड, स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। स्पेस और टाइम एक खुद में एक डायमेंशन है। अब जब श्रोडिंगर्स की बात हो रही थी तो वहां पर आप देखते थे कि पहले भी श्रोडिंगर्स इक्वेशन में टाइम का डेरिवेटिव एक बार है, d/dt है, स्पेस सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट हो रहा था। ओके, ठीक है, लेकिन इसके डिराक ने इतनी खूबसूरत इक्वेशन दिखाई कि स्पेस के साथ भी किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएट एक बार हो रहा है और टाइम में भी एक ही बार हो रहा है। मतलब उसने अपनी इक्वेशन में उसको साफ साफ दिखता है हमें कि स्पेस और टाइम एक जैसा अपने आप को बिहेव करवा रहे हैं। और वो बहुत खूबसूरत इक्वेशन उन्होंने निकाल के आप एडिटर साहब लगा देंगे। उस इक्वेशन ने स्पेस और टाइम को लिटरल टर्म्स में दिखाने में भी सेम ला दिया कि स्पेस और डायमेंशन आपको दिखता है कि दोनों चीज एक जैसी ही है। तो डिरैक ने वो इक्वेशन हमारे सामने लेके आई, जिसके साथ प्रॉब्लम अभी भी बच गई। नेगेटिव एनर्जी की बात वहां थी। ओके, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तोड़ दी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तोड़ दी। नेगेटिव एनर्जी अभी भी बरकरार थी। फिजिक्स की दुनिया हिल रही थी कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है। और वो नेगेटिव एनर्जी सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स ने सजेस्ट किया कि नेगेटिव मैटर होना चाहिए, एंटी मैटर होना चाहिए। मैथमेटिक्स ने पहली बार बोला कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करना चाहिए अगर ये इक्वेशन सेंस बनाए। कब? रिलेटिविस्टिक स्पीड पे। हम यहाँ पर चाहते नहीं थे बनाना, हम रिलेटिविटी पे जा रहे थे, श्रोडिंगर टूट रहा था, तब हमने एक इक्वेशन बनाई जिस इक्वेशन का बाय डिफॉल्ट आउटकम ये था कि नेगेटिव मैटर यानी कि एंटी मैटर होना चाहिए और ये होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी सेंस बनाएगी और मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ गॉड कह सकते हैं शायद। ठीक है, मगर अब आप बात कर रहे हो 1928 की, 1928 की, है ना। अब तक हमने ऑब्जर्व तो ऐसा कोई पार्टिकल किया नहीं है जो कि एंटी मैटर हो। उस वक्त नहीं किया था ना, नहीं किया था। हाँ, उस वक्त नहीं किया था। तो और वो लेक्चर जब उन्होंने दिया था बाय डिफॉल्ट, जब उन्होंने अपनी इक्वेशन बताई, दुनिया हिल गई। जो फिजिसिस्ट थे शायद किसी ने बोला भी था कि यार ये दुनिया, ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बुरा दिन है। मतलब यहाँ पहले के साइंटिस्ट लोग बहस करते थे यार। मैं नाम भूल रहा हूँ, बहस आज भी करते हैं। बात ये कि आज पॉलिटिक्स पे बहस होती है। exactly, वो बहुत पॉलिटिसाइज हो गई है चीज़। आज मतलब सोच रहे हो, पहले के साइंटिस्ट एक दूसरे को लेटर लिखते थे कि भाई तू फिजिक्स पढ़ना छोड़ दे, तेरी बस की नहीं है। आज भी लिखते हैं। अरे YouTube पे बहुत वीडियोस है, कई सारे लोग ना आज भी, मतलब तुम YouTube पे जाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे दैट क्वांटम मैकेनिक्स डजंट मेक सेंस। बड़े अच्छे साइंटिस्ट मुझे तो लिखा काफी लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स डजंट मेक सेंस, हमें क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये पब्लिश किया है, मैंने वो किया है। काफी क्रेडिबल लोग हैं वैसे। मुझे एक इंसान ने स्टोरी डाल दिया था, उसके शायद 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स थे, नाम भूल गया मैं उसका, कि सुफियान तू छोड़ दे फिजिक्स की वीडियो बनाना, और मैं उन सबको जोक समझता हूँ और बुद्धू समझता हूँ। जो इसको फॉलो करते हैं उनको लगता है कि ये साइंस की बातें करता है। फिर मैंने उनके फॉलोअर की लिस्ट में गया, सारे मुझे फॉलो करते थे। मैं कहा यार बेचारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है खामखा, ऐसा लिखते हैं। खैर एनीवेज, तो ये बातें वहां पे हो रही थी। हमें नेगेटिव मैटर की बात आ गई, एंटी मैटर कह लीजिए। एंटी मैटर की बात मैथमेटिक्स ने निकाल दी ताकि हम मैथमेटिक्स को सेंस बना सके जो हमने पुट करनी चाहिए थी रिलेटिविस्टिक स्पीड पर श्रोडिंगर्स के अंदर। ऐसे डॉट कनेक्ट हो रहे थे। और 1932 में कार्ल एंडरसन नाम का एक बंदा जो कि कॉस्मिक रे पे बात करता है, लोगों को लगा भाई बकवास है, मैथमेटिक्स की बातें हो रही है, हट ये नहीं, ये कुछ सब बकवास है। लेकिन फिर जब कार्ल एंडरसन ने गलती से कॉस्मिक रे को पढ़ना चाहा, तो उसने जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉस्मिक रे गई तो उसने देखा कि एक पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन की तरह है मगर मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव क्यों कर गया। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था उससे एग्जैक्ट अपोजिट आर्क में, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे सर्कल बनाना चाहिए था, लेकिन वो पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है वो ऐसे सर्कल बना के गया। मतलब मास इलेक्ट्रॉन जितना है, चार्ज अपोजिट है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जिसको हमने बाद में नाम दे दिया, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन। तुक्के में यार, दुनिया में कई चीजें इतनी तुक्के में हो जाती है, मगर दुनिया में एआई तुक्के में नहीं है। तो एआई आसान भाषा में प्लीज सब्सक्राइब ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनीवेज, तुक्के में कई चीजें हो जाती है। अब लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि पॉल डिरैक के इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी अभी भी नेगेटिव हो रही थी, और अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया है इन सारी चीजों को ना, कि हमने कोई भी एक ऐसा पार्टिकल नहीं देखा जो कि मैटर के का पूरा विपरीत हो, एंटी मैटर हो। एक 32 में मिल गया ना, 32 में मिला ना, इवेंचुअली जाकर मिला। तो 4 साल मगर
मान लेते हैं कि हम अभी 1928 में बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एंटी मैटर है, मैटर के विपरीत है पूरी तरह से। तो ये क्या सजेस्ट करता है एग्जैक्टली इससे साइंटिफिकली, इससे प्रॉब्लम क्या है कि क्यों ये सेंस नहीं बना रहा है, क्यों ये चीजें लॉजिकली उस टाइम के लॉजिक के हिसाब से ऐसी कोई चीज एंटी मैटर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। देखो एंटी मैटर का एग्जिस्टेंस होना मेरे हिसाब से साइंस को बचा गया, क्योंकि अगर एंटी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पॉल डिरैक की इक्वेशन के बावजूद भी नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप समझिए, पॉल डिरैक ने इस मैथमेटिकल कन्फ्यूजन से बचने के लिए कहा था कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी का पूरा सी है। होता क्या है कि अगर किसी मैटर के पास, किसी पार्टिकल के पास एनर्जी नेगेटिव में हो सकती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ते हुए जा रहा है मान लो, तो कहाँ तक जा सकते हैं? हद से जीरो एनर्जी तक जा सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल में नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो जीरो पे रुकेगा नहीं ना, वो तो अनंत काल तक गिरता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता ही रहेगा। राइट। अगर एनर्जी नेगेटिव में आ सकती है, अगर पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दुनिया ब्रह्मांड की एनर्जी निकाल के चला जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इनफिनाइट नेगेटिव तक जाएगा, हमेशा फोटोन्स निकालता रहेगा, एनर्जी निकालता रहेगा। जो कि तो वहां पर वो लॉजिक टूट रहा था। हाँ, तो ये पॉल डिरैक ने नेगेटिव एनर्जी में एग्जिस्टेंस वहां पे अभी भी था। पॉल डिरैक के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं हुई थी खत्म, नेगेटिव थी। तो पॉल डिरैक ने इससे बचने के क्या बोला, उसने कहा कि भाई बेसिकली हम समझते दुनिया को एनर्जी के डिफरेंस पे, हमें पता नहीं है समंदर कितना गहरा है, हमें लहरें दिख सकती है और कितनी ऊपर वो लहर उठी समंदर के, हम कि भाई ये पानी के लेवल से इतनी आगे, हम वो हैं, हम एनर्जी के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, एनर्जी नहीं समझ सकते। उससे बचने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था नेगेटिव एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की पूरे ब्रह्मांड में एक फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने वो सारी नेगेटिव पॉसिबल स्टेट्स ले रखी है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जीरो से नीचे इसलिए नहीं गिर पा रहा क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि दो सेम पार्टिकल के क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकते, इसलिए पार्टिकल इवेंचुअली आके जीरो पे रुक जाएंगे, नेगेटिव में मिल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की सी है जिसका नाम डायरेक्ट सी नाम दिया गया था। प्रॉब्लम यहाँ से आती है, कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन है, काफी कन्वीनियंट। प्रॉब्लम क्या आती है, तुम कह रहे हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ब्रह्मांड में सी है। पहली बात तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हुई, ना प्रोटॉन की बात हुई, ना न्यूट्रॉन की बात हुई, उसको हटा दो। तुमने कहा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की सी है, हमें पता है कि मास और एनर्जी सेम है। अगर नेगेटिव एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, अनंत फैले हुए हैं, इनफिनाइट फैले हुए हैं, इसका मतलब यूनिवर्स का मास इनफिनाइट होना चाहिए। मास और एनर्जी सेम है, इक्वल एमसी स्क्वायर टेक्निकली। लेकिन ब्रह्मांड का मास अभी भी एक लिमिटेड है, एक सर्टेन है, एक वैल्यू है, इनफिनाइट नहीं है। यहाँ पर उनका लॉजिक टूट रहा था। बाद में एक एक्सप्लेनेशन भी आया था, जो एंटी मैटर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एनर्जी का है वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाता है, तो वहाँ पे गैप आ गया, तो बेसिकली वो गैप एंटी मैटर है। वो मैथमेटिक्स से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे इधर से ऐसे बच के उधर से ऐसे, तो एंटी मैटर का होना तो फायदेमंद हो गया। अच्छा, तो एंटी मैटर का मतलब एक तरह से उनकी मैथ्स बच गई एक एंटी मैटर के एग्जिस्टेंस की वजह से। अब हम जी रहे हैं 2026 में, हमें पता है कि काफी सारी डिस्कवरीज हो चुकी है, एंटी मैटर है, हम कहानी बता ही रहे हैं, एक और इंसान आने वाला है बहुत जल्द आपके सामने। एंटी मैटर की प्रॉपर्टी समझते हैं थोड़ी। यस, तो अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो भी एंजल्स एंड डीमंस से ही था। तो उसमें यह था कि किसी एक बंदे ने एक लैबोरेटरी से थोड़ा बहुत एंटी मैटर चुरा लिया और वो इसको वेपनाइज कर सकता था, बहुत तगड़ा। और उसको इस कदर समझाया गया था, उसमें जो रॉबर्ट लैंगडन करके एक हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के प्रोफेसर, उनको वो कोई समझा रहा था कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि मैटर और एंटी मैटर कांटेक्ट में आते ही कुछ तो अजीब सा काम कर देते हैं, हो जाता है। क्या करते हैं आई डोंट नो, बट somebody else knows and his name is Ankit and he will be coming in front of you in 3, 2, 1। अंकित साहब आ गए हैं। स्लो इंटरव्यू विद अंकित साहब। अंकित साहब, एक मैं हूँ जिसका डायरेक्ट जो मैं बता चुका हूँ वो इनफिनाइट चल रहा है, लगता है 1 घंटे के अंदर बहुत शक बोलता हूँ। एक अंकित साहब डायरेक्ट के अंदर आते हैं, 2-4 डायरेक्ट है इनका। तो अंकित साहब आइए। पहली बात तो ये कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन था उसे साई बोलते हैं, फाई नहीं, है ना। अरे ये व्हाट इज इन द नेम, हम नाटक वाले आदमी हैं, हम हेमलेट पढ़ते हुए आदमी, हम शेक्सपियर पढ़ते हैं।
PSI और PHY में कंफ्यूज हो गए आदमी, तो तुम सिंबल त्रिशूल ही बोल रहा था मैं। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे एंटी मैटर पे, हाँ। है ना। एंटी मैटर लोग, आप इमेजिन करो एक बार, क्या इमेजिन करते होगे एंटी मैटर का मतलब। मैटर मतलब आप समझते हो कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। तो एंटी मैटर लोग ऐसा समझते हैं ना कि कुछ इनविजिबल सा चीज होगा जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता होगा और शायद उसमें निगेटिव मास होगा, ऐसा नाम से इमेजिनेशन होता है। बिल्कुल नहीं, एंटी मैटर भी एक टाइप का समझो आपकी मैटर ही है जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जो एग्जिस्टेंस में है, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसमें मास भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का समथिंग मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो सेम अगर इसका आप एंटी मैटर लोगे, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, जो कि प्रोटॉन से अलग होता है। हाँ बिल्कुल, है ना, पॉजिट्रॉन नहीं करना है कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एक ही है। पॉजिट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ही होगा, विथ पॉजिटिव साइन ऑन इट। पॉजिटिव चार्ज ऑफ, जितना इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। वही मास सेम रहता है, बस चार्ज ऑपोजिट हो जाता है इसमें, और एक शायद मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट होता है, बस यही डिफरेंस आता है दोनों में। अब है कि एनहिलेशन जो बार बार टर्म यूज हो रहा है ना, उससे पहले कुछ चीजें हम और समझते हैं कि मैटर और एंटी मैटर रिलेट कैसे करते हैं एक दूसरे से। जैसे सपोज दैट आप हाइड्रोजन एटम इमेजिन करोगे, तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर आप एंटी हाइड्रोजन बनाना चाहोगे, है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, जिसको हम एंटी प्रोटॉन भी बोलते हैं, और बाहर में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वहां पे आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जो कि होता है पॉजिट्रॉन। तो एंटी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन, जिसको घूमते रहता है, जो रिवॉल्व करते रहता है, वो होता है पॉजिट्रॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं एनहिलेशन पे, है ना, कि लोग क्यों चाहते हैं ये सारे। बाय द वे, ये वर्ड आपने टेनेट मूवी में बहुत जरूर सुना होगा कि एनहाइलेट कर जाएंगे, कि वो मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा अभी कि एनहाइलेशन में वो टाइम डायरेक्शन की वजह से क्या बात हो रही थी। तो ये आपने एनहाइलेशन का वर्ड मूवी देखने वाले आपने टेनेट में जरूर सुना होगा। हाँ, अंकित साहब। एक और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम सर्न बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो होता है, तो वहाँ पे अभी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जहाँ पे है, आप नाम सुने होंगे, या फिर वहां पे ना एंटी प्रोटॉन डिसलरेटर बनाया गया है। होता क्या है कि जब आप एंटी पार्टिकल बनाओगे, तो किसी भी अगर मैटर से जैसे ही आप उसको टकराओगे, वो गायब हो जाएगा, एनिहिलेट कर जाएगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? खुद तो गायब करेगा, सामने वाले गायब कर देगा, छेद करके जाएगा भाई। रोकना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए उसको डिसलरेट करना पड़ता है कि उसको रोको, बिना छुए, है ना, बिना छुए उसको रोकना। अगर आप पे भी वो टच करेगा तो जितना दूर है उतना तो आपको एनिहिलेट करके ही जाएगा वो। तो इसके लिए वहां पे अब उसको है रोकेंगे कैसे, है ना, पार्टिकल में उसको टच होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल में एंटी पार्टिकल या मैटर में एंटी मैटर टच करेगा, एनिहिलेट कर जाएगा। तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का समझो एक कंटेनर बनाते हैं, जो इसको डिसलरेट करके रोकता है मैटर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है। अब आते हैं कि एनहिलेशन जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है ना, कि मान लो आपने एक पॉजिट्रॉन लिया, अब उसको चाहिए उसका मैटर जिससे वो एनहिलेट करेगा। पॉजिट्रॉन का जो समझो मैटर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। वो दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा, एनहिलेशन का प्रोसेस, जो कि दोनों मास गायब, अचानक से दो पार्टिकल दिख रहे थे, दोनों गायब, कुछ नहीं दिखेगा, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाएगी। विथ मैटर अपनी एग्जिस्टेंस छोड़कर कंप्लीट जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है एनर्जी, उसमें चली एनर्जी में मैं कितनी बार मैंने बहुत बार ये समझा रखा है कि हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस में क्यों हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास इनहेरेंट मास है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या क्वार्क्स के पास इनहेरेंट मास है। वो इंटरेक्शन का मास है कि जब प्रोटॉन मतलब कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन से हमको उनको मास मिल जाता है। बेसिकली एनहाइलेशन में जैसे अंकित साहब भी बता रहे हैं कि जब आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, कंप्लीट एनर्जी में फॉर्म हो जाएंगे, हम अपनी ट्रू फॉर्म में चले जाएंगे। ये अब एनहिलेशन में दो चीज यहाँ पे जो हमें समझना है वो है कि क्या एंटी मैटर बस खुद के मैटर से इनहिलेट करेगा या किसी भी मैटर से इनहिलेट कर सकता है। सपोज दैट पॉजिट्रॉन जो है, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से इनहिलेट करेगा या सुफियान में या चेयर में ऐसे टच करेगा वहां भी एनहिलेट करेगा? तो दोनों केस में एनहिलेट करता है, बस एनहिलेट अपने मैटर से करता है, पूरा कंप्लीट एनहिलेट। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा, एनहिलेट करेगा। लेकिन मान लो अगर सोडियम है, सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, तो अगर उससे भी पॉजिट्रॉन टकराया, मान लो सोडियम के एक एटम से,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनहिलेट करेगा, बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन को एज यूजुअल वो जाने देगा। पूरे सोडियम को इनहिलेट नहीं करता, सिर्फ अपने मैटर से इनहिलेट करता है। कभी कभी लगता है अंकित साहब इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, तो अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में डालना और कमेंट में डालना कि आपको इनसे पढ़ना है, वी विल कॉन्टैक्ट यू। ये मना करता है, लेकिन एक बार मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ अंकित साहब, वो अलग चीजें होती है, वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है ना। आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा उसके लिए, आपको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इनहिलेशन का प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ में आया। अब है कि लोग क्यों चाहते हैं इनहिलेशन करना, है ना। लोगों को सबको चाहिए एनर्जी। कोई तेल के लिए लड़ रहे हैं कि भाई तेल पे सारा दबदबा मेरा पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। आजकल वीडियो नॉन मोनेटाइज हो रही है, सॉरी। तो नहीं, बात वही है ना, सब लोग एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे भी एनर्जी मिल जाए, कि सारा इकोनॉमी अभी उस पर रन कर रहा है। आप देखोगे डेली लाइफ में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है एनर्जी की वजह से, है कि नहीं। तो इनहिलेशन से होगा क्या है कि समझो मास लोगे दो, अब वो 100% एफिशिएंटली टोटल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप जो पढ़ते हो ना E = mc², आप उसमें m की जगह 1 ग्राम बस पुट करके देखो और देखो कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि यूरेनियम जो होता है, हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, तो 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी एनर्जी क्यों नहीं निकलती, है ना। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलनी चाहिए। एक्चुअल में फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें होता है क्या, न्यूक्लियस टूटता है, लेकिन 2 न्यूक्लियस वो फिर से बना लेता है, डॉटर न्यूक्लियस। उसमें से समझो 0.0001% मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और तब ऐसा होता है। हाँ, तब जाके समझो। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी न्यूक्लियर, जैसे हम बात करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, जो दुनिया आजकल बहुत डरती है कि कहीं पास नहीं होना चाहिए, खैर जो कि उनकी तो अलग पॉलिटिकल मुद्दे हैं, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक बॉम्ब भी जो चीज है ना, जब वो फटता है, जितना उसके अंदर कोर में यूरेनियम होता है वो सारा नहीं फटता, वो भी 100% एफिशिएंट में नहीं फट रहा है। शायद 4-5% एफिशिएंसी होती है, आई गेस कितनी होती है मुझे नहीं पता, भी कम होती है, उतना ही फटता है। आप इतना बड़ा एटॉमिक बॉम्ब बनाते हो, इतना एनरिच यूरेनियम रखते हो, उसमें सारा यूरेनियम नहीं फटता है, उसमें सर्टेन फटता है, तब कितनी तबाही मचाता है। 0.01% से बोलते हैं 10,000 टाइम्स उसका लेस जो है एफिशिएंसी होता है। दुनिया डरती है आजकल एटॉमिक बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से। अगर सही में एंटी मैटर बॉम्ब बन गया तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तबाही है। 100% एफिशिएंसी में फाड़ देगा, सब खत्म कर देगा। 100% एफिशिएंसी का मतलब आप समझो एक बार कि हम फ्यूजन कराते हैं तो आपको लगभग केजी में यूरेनियम चाहिए होगा, पता नहीं कितना केजी। जो हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 2000 किलोग्राम निकाल लिया था। समझो कि आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर जो एनर्जी देती है उसके लिए कितने यूरेनियम चाहिए होता है, पूरा माइनिंग करना पड़ता है। आप एग्जाम्पल से समझो कि 1 ग्राम मैटर जो है, अगर 1 ग्राम एंटी मैटर से इनहिलेट कर जाए, टोटल कितने हुए 2 ग्राम, उसको C² से मल्टीप्लाई कर दो, वो खुद एटॉमिक बॉम्ब के जितना बराबर हो जाता है ना, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। तो एक तो पहली बात, आपका जो एनर्जी का जो सोर्स है ना, आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो अगर कंट्रोल कर पाए तो। क्योंकि मैक्सिमम चीजें अनकंट्रोल्ड होगी, शुरू में आप करा दोगे कोलिजन, इनहिलेशन, तो आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे उसको, है कि नहीं। तो पहला चीज है कि उसको कंट्रोल्ड वे में लाना, तब आप उसको एज ए एनर्जी सोर्स में यूज कर सकते हो। लेकिन लोगों को फिर होता है ना कि आ गया तो बॉम्ब भी बना ही लेते हैं, मेरे पास होगा एंटी मैटर बॉम्ब, कोई मुझ पर अटैक करेगा नहीं। ओ इंसानी कुदरत है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अब समझ लो कि मैटर एंटी मैटर अगर 1 ग्राम में इनहिलेट करूँ तो एटॉमिक बॉम्ब जितना हो जाएगा वो, पता है ना। ये तो एक नया तरीके का बॉम्ब बनाया जा सकता है उससे। थर्ड चीज जो इसका पॉजिटिव यूज है ना, कि आपको सपोज दैट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाना है एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ पे आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल लगता है, जो कि फिर रॉकेट में भरो, फिर वो हैवी हो जाता है, फिर उसके लिए और फ्यूल ऐड करो कि उतना हैवी वेट उठा पाए। तो आप एंटी मैटर इंजन बना दो जो उस रॉकेट को फ्यूल करेगा, और आप जो मार्स पे जाते हो, सपोज दैट 30 डेज जाता है जाने में, तो सपोज दैट उससे जो एनर्जी मिलेगी आप 3 दिन में जा सकते हो, ऐसा हो जाएगा आपको, है ना, कि टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा जाने के, एनर्जी ज्यादा निकलेगी बेसिकली, बस स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। अभी हम एनर्जी बचाते हैं, आप देखोगे मूवी में, तो जब जहाँ पे स्पेस होता है ना, तो बस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एनर्जी हम देते हैं, अच्छा, है ना, क्योंकि स्पेस में स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, तो उसको बस डायरेक्शन चेंज करने के लिए फ्यूल देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप मैटर और एंटी मैटर इनहिलेट करवाओगे, फिर आपके पास इतना फ्यूल रहेगा कि आप सामने जाने के लिए भी जो मोशन जाए उसको एक्सेलरेट करके और स्पीड बढ़ा सकते हो। कितना ही एनर्जी आ जाएगी, इंसान बम ही बनाएगा पहले। वो नहीं जा रहा कहीं एक्सप्लोर करने। लोग बोलते हैं क्या मार्स पे लाइफ पॉसिबल है? अरे अर्थ की खराब कर दी तुमने यार। जाना मार्स पे लाइफ बसाने, ये उतना पैसा लगा दो अर्थ पे, कितना मस्त हो जाएगा भाई, अच्छे से जी लेंगे लोग। लेकिन नहीं, उसमें भी फिर ये है ना कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं है वो। पहली बात क्या है कि अगर आपको अभी 1 ग्राम जो एंटी मैटर बनाना है,
तो उसके लिए समझो कि पूरा कंट्री का जीडीपी लग जाएगा, $1 ट्रिलियन। इंडिया का ही जीडीपी अभी शायद $4.3 ट्रिलियन है। तो उतना लग जाएगा आपको 1 ग्राम पॉजिट्रॉन या एंटी मैटर बनाने में। तो फिजिबल नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे आप देखोगे जब हमने पहला कंप्यूटर बनाया था तो कितना बड़ा कंप्यूटर था, पूरे फील्ड के जितना था, है ना, इतना बड़ा कंप्यूटर कि एक फील्ड में आता था। आज वही कंप्यूटर देखो हमारे फोन में है, पैकेट में आ जाता है, ठीक है। तो अभी मान लो अभी हम बना रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है ना, 23-24 कंट्री मिलके खुद का पैसा लगा के, क्योंकि एक देश तो बनाना सब पॉसिबल है नहीं कि उतना पैसा ला पाएगा, तो सब लोग मिलजुल के बना रहे हैं कि एक बार बस बन जाए तो एनर्जी क्राइसिस हमारी खत्म हो जाएगी, बॉम्ब बनेगा जो अलग, दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे जो अलग। बस सही। उसके बाद है कि जब बन जाएगी फिर धीरे धीरे उसे भी हम लोग सस्ता कर देंगे। जैसे होता है ना, पहला कंप्यूटर बनाने में गए होंगे लोगों को करोड़ों खर्च हो गए होंगे, बेसिकली उसको और अच्छे इवॉल्व करेंगे। हाँ, 5,000 में एक जेब में आ जा रही है। तो वही है कि अभी जो सर में हम लोग लैब एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है वो कितने बड़े फील्ड पे हो रहा है ना। उसका रेडियस ही बताया जाता है 27 किलोमीटर। अच्छा, 27 किलोमीटर रेडियस है उसका, ठीक है, रेडियस, डायमीटर भी नहीं। तो समझो कि अगर वो अभी बनाएंगे उसको, फिर धीरे धीरे हम लोग मॉडिफाई कर करके धीरे धीरे छोटे टाइप, मतलब छोटे स्पेस में ला पाएंगे और चीपर बना पाएंगे। इस होप में लोग आज पैसा लगा रहे हैं। ये हो जाएगा, वो तो है। आज न कल बन जाए। हालांकि पॉजिट्रॉन वगैरह जो है वो डेवलप कर गया है। एक और क्वेश्चन इसमें लोगों के मन में आता है कि मैटर ठीक है, मैटर के प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, तो था कि क्या एंटी मैटर ग्रेविटी पुल करेगी उसको या एंटी ग्रेविटी की तरह काम करेगा कि वो ऊपर जाएगा। ये नेगेटिव मास समझते हैं लोग। हाँ, बात ये कि अगर निगेटिव मास है एंटी मैटर तो वो तो ग्रेविटी से ऊपर जाएगा, तो हमारा ऊपर जाने का सारा प्रॉब्लम ही खत्म है ना। बिल्कुल, एंटी मैटर नेगेटिव मास नहीं है यहाँ बेसिकली। ये तो मैंने शुरू में बता दिया था। लेकिन हुआ क्या, इस पे जब रिसर्च किया गया तो देखा क्या गया कि एंटी मैटर भी ग्रेविटी के प्रेजेंस में नीचे ही जाती है। ये शायद 2023 या 24 में कंफर्म कर लिया गया। तो लोगों का एक होप सा टूटा कि यार एक तो पार्टिकल मिला था जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहा था, शायद हम लोग कभी दुनिया छोड़ के जा सकते थे अर्थ को छोड़ के। अब वो भी नहीं, अब खुद से नया इंजन बनाना पड़ेगा फिर से। बहुत उदास हूँ मैं तो दुनिया जल्दी छोड़ के जाना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा उदास इलोन मस्क है अभी कि मैं मार्स पे नहीं जा पाऊंगा जीते जी। एनीवेज, अब मैं आपको इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टाइम, अभी बात की थी टाइम रिवर्सल के ऊपर, तो वो उसके ऊपर बात करते हैं। अंकित साहब, आप कुछ और बोलना है आपको या डॉक्टर साहब को बुलाया जाए? नहीं, डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, बहुत दिन भी हो गया डॉक्टर साहब को देखे। आई एम बैक। तो बस अब नेगेटिव उसके ऊपर बात हो रही थी, जब डिरैक ने हमें चीज़ें बता दी, नेगेटिव सी की बात कर दी, मतलब इलेक्ट्रॉन सी की बात कर दी, डिरैक सी की बात कर दी, और खुद अपने ही चीज़ों में फंस गए। तब एक बहुत खूबसूरत और दुनिया में जाने माने इंसान है जिनका नाम है फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन। उनके बहुत ही अच्छी एक किताब है जिसका नाम है श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन। यस। और साथ ही साथ हमने बहुत पहले वीडियो बनाई थी ऑन क्या था वो, एंड्रोमेडा पैराडॉक्स, जिसपे हमने बात की थी एक सर रॉजर पेनरोज के बारे में। ये उनमें से कुछ लोग हैं जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आइंस्टाइन से बेहतर समझते हैं, ऐसा क्लेम दुनिया कहती है। सिमिलरली रिचर्ड फाइनमैन के भी कई सारे लेक्चर्स हैं रिलेटिविटी समझाते हुए यूट्यूब पर। खाली ऑडियो है, तो अगर आप लोग हमारे वीडियो से देखकर भी नहीं समझ पा रहे, जो कि जाहिर सी बात है, उतने बड़े जीनियस तो हम है नहीं, रिचर्ड फाइनमैन के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, जरूर देखिएगा। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, तुम ना शायद इसको सही तरीके से देख नहीं रहे हो। एंटी मैटर बेसिकली क्या है ना, एंटी मैटर, अगर कोई मैटर टाइम में नेगेटिव मूव करे तो एंटी मैटर वैसा मान लीजिए जो टाइम में फॉरवर्ड मूव कर रहा है। नेगेटिव एनर्जी को समझाने के लिए उन्होंने ये समझा, उन्होंने क्या किया, टाइम रिवर्सल दिया है उन्होंने। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर टाइम में पीछे जा सकता है, एंटी मैटर टाइम में पीछे जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। बस ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का इंटरप्रिटेशन है कि तुम एंटी मैटर को मानो, नेगेटिव एनर्जी की जब चीज़ें समझ रहे हो, इसको मानो कि ये वो मैटर, टेक्निकली एंटी मैटर को नेगेटिव टाइम में जाना चाहिए था, लेकिन जो यूनिवर्स में हमें दिख पा रहा है, जो एनाइलेट कर दे रहा है एंटी मैटर, तो एंटी मैटर वो एंटी मैटर में से है, वो वाले पार्टिकल जो कि टाइम में फॉरवर्ड जा रहे हैं। बस जिस हिसाब से हमने नेगेटिव एनर्जी को कॉम्प्रिहेंड कर लिया मैथमेटिकली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये खूबसूरत ढंग से बता दिया। हाँ, तो मतलब आइंस्टाइन की जो है, आइंस्टाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है एक एक करके। पहले तो आप कह रहे थे कि यार आइंस्टाइन ने कहा लाइट स्पीड है, लाइट स्पीड से तेज कोई नहीं है। फिर धीरे धीरे हमें मिलने लग गए पार्टिकल्स नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, नियर टू स्पीड ऑफ सी। तब जाके श्रोडिंगर के इक्वेशन को भी हम लोग को चेंज करना पड़ा, रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल लगाने पड़े। अब आप कह रहे हो टाइम रिवर्सल है। ये इंटरप्रिटेशन समझने के लिए बहुत खूबसूरत ढंग से
फाइनमैन ने ये नहीं कहा कि नेगेटिव टाइम में जा सकते हो, उसने कहा कि नेगेटिव टाइम के हिसाब से दुनिया को समझोगे तो आप इक्वेशन को सर नहीं पकड़ोगे समझने के लिए, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे बस। अब मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं, लेकिन मैं मुझे लगता है कि आगे चल के डिस्कवरी होगी कि फाइनमैन की ये बात सिर्फ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ना रह के रियलिटी भी है कि शायद सही में कई पार्टिकल उनका मुकद्दर ही है कि वो टाइम में पीछे जाते रहें। तो सर आर यू ट्राइंग टू से दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल? आई होप, कसम से पैदा होने से पहले इंसान जाना ही चाहिए। एनीवेज, मैं ये बात कर रहा था टाइम ट्रैवल फाइनमैन के हिसाब से भी पॉसिबल नहीं। क्यों? उन्होंने बोला कि आप उस इक्वेशन को समझने का तरीका दे रहे हो। ऑल राइट, आपको मान लीजिए आपके पास एक बहुत मुश्किल इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या कहा, अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात करती है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मोटा मोटा सबको ये समझ में आता है कि कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। तो आपने उस चीज को समझाने का एक बेहतर शब्द दे दिया, ये बोल के कि एंटी मैटर वो एंटी मैटर है, वो चीज है जो कि टाइम में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, उनको मूव करना चाहिए हमेशा बैकवर्ड। मतलब कि एंटी मैटर क्या है, उस तरह से बिहेव करता है, मान लो मैटर नेगेटिव टाइम में जा रहा होता है, तो वो एक तरीका है कहने का। ठीक है, मान लेते हैं। अब तक हमारी ये तो खैर रिचर्ड फाइनमैन की भी काफ़ी बात आए, अब तो रिचर्ड फाइनमैन भी एक तरीके से, हम तो कहाँ श्रोडिंगर वगैरह की बात कर रहे थे, तो ये काफ़ी समय पहले की अंडरस्टैंडिंग है। आज एज ऑफ टुडे जबकि हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये लार्ज पार्टिकल हाइड्रोजन कोलाइडर में जाकर हम एंटी मैटर पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या एंटी मैटर पार्टिकल्स वाकई टाइम रिवर्सल में है, और अगर है तो क्या अभी भी इज देयर एनी क्रेडिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एंटी मैटर को समझाने का तरीका दे दिया फाइनमैन ने, अभी भी नहीं है और कभी नहीं हो सकते, अभी तक फिजिक्स तो ये कह रही है। और आप सोच के देखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, इस पे मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है और इस पे डिस्कशन किसी और वीडियो में कर लेंगे। आप सोचिए, बिग बैंग होता है, एंटी मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर भी एग्जिस्ट करता है, मैथमेटिकली प्रूव हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करते हैं, एंटी मैटर और मैटर मिल जाते तो एनहाइलेशन हो जाता है। बिग बैंग जब हुआ था तो एंटी मैटर और मैटर जब उनके एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है और उस समय तो सेम ही होगी, तो एंटी मैटर का नंबर और मैटर का नंबर सेम होना चाहिए था, तो सारा का सारा यूनिवर्स एनहाइलेट क्यों नहीं कर गया? बिग बैंग के बाद एंटी मैटर और मैटर सेम अमाउंट में क्यों नहीं बने, और क्यों दुनिया में आज मैटर डोमिनेट कर रहा है? तो एक इसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि हर 1 बिलियन एंटी मैटर और मैटर बनने के बाद, अगर एक बिलियन एंटी मैटर बना है तो बस बिग बैंग के बाद 1 बिलियन एक मैटर बना था, और बिकॉज ऑफ दैट वन नंबर आज ब्रह्मांड में मैटर है और सारी चीजें एनहाइलेट नहीं कर पाई है। वी आर जस्ट अ कॉस्मिक फ्लूक। कितना खूबसूरत होता कि एक फिलोसोफर हमेशा में लाइन बोलता कि सबसे खुशकिस्मत वो हैं जो पैदा नहीं हुए, फिर वो जो पैदा होके मर गए, और फिर हम बदकिस्मत हैं जो जीते हैं, वीडियो बनाते हैं, शो लगाते हैं, कोर्स बनाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, लोग उसमें बोलते हैं कि और उसके बाद भी पैसे खत्म हो जाते हैं। आज भी कैफे कॉफी शॉप में बैठ के बिना कॉफी ऑर्डर किए हम शूट करके चले जाते हैं। तो ये बात है, यस। तो खैर बहुत लंबी हो गई वीडियो आज, बहुत बात कर ली, मैं थक गया, मेरे को समझ में भी नहीं है आधी बातें। मैं पढ़ के आऊंगा अगली बार मैं बोलूंगा, मैं नंबर 1। मेरा डिरैक वही बोला। डिरैक वो चीज, डिरैक क्या है? यूनिट जो घंटे में एक शब्द बोले वो डिरैक है, एक डिरैक। यस। एक बार कहानी भी है कि डिरैक साहब गए खाना खाने के लिए, 3 घंटे में कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा क्यों बोलना है यार? तो मेरा डिरैक चल रहा है 10 बिलियन, मैं 1 घंटे में बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। तो शो देखने आइएगा, बहुत बोलूंगा। अगला शो बैंगलोर में होने वाला है, 1000 कैपेसिटी में होगा, बहुत उम्मीद है बैंगलोर वालों, बहुत प्यार निछावर करना। जैसे ही खाली हो जाएगा ऑडिटोरियम मैं शो कैंसिल कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।